शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजिकल मिराकल के आज के इस वीडियो में मैं राजेश कुमार पुरी, आपका ज्योतिष मित्र, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वर्तमान में हम शनि के गोचर के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। शनि का गोचर जो कि 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है। हम यहाँ पर नक्षत्रानुसार गहराई से चर्चा कर रहे हैं। पूर्व में हमने मकर राशि के जातकों के लिए चर्चा की, जिसका वीडियो आप यहाँ आई बटन में जाकर क्लिक करके देख सकते हैं। तदुपरांत हमने कुंभ राशि के जातकों के बारे में चर्चा की, वह वीडियो भी आप आई बटन में ही जाकर देख सकते हैं। आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वह मीन राशि के जातकों के लिए कर रहे हैं, क्योंकि इस गोचर के साथ साथ मकर, कुंभ, मीन और मेष, इन चार राशियों के साढ़े साथी के प्रभाव भी देखे जा रहे हैं। यानी मकर से यह साढ़े साथी समाप्त हुई है और मेष पर यह साढ़े साथी प्रारंभ हुई है। मीन पर इसका द्वितीय चरण चल रहा है। हम द्वितीय चरण की यहाँ बात करेंगे और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि मीन राशि में जो नक्षत्र आते हैं, यानी कि हम पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण की बात करेंगे, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे, साथ ही साथ हम रेवती नक्षत्र की बात करेंगे। सबसे पहले हम इस गोचर के तारीखों को समझ लेते हैं। इन्हीं तारीखों के अनुसार आप अपने गोचर को भी समझें। लेकिन इस गोचर को समझने के साथ साथ आपको यह भी देखना अत्यंत आवश्यक है कि आपकी कुंडली में शनि यदि महादशा में या अंतरदशा में, और बहुत हद तक अगर कहें तो प्रत्यंतर दशा में यदि आपको दिखाई देता है और यह तारीखें भी उसी समय पर आ रही हैं, तब आप शनि के इन प्रभावों को अपने जीवन में थोड़ा स्ट्रांग रूप से समझिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शनि का गोचर 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में हुआ है। साथ ही साथ यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में भी प्रवेश किया है और मीन राशि में यह गोचर 23 फरवरी 2028 तक रहने वाला है। मीन राशि वालों के लिए साढ़े साथी का द्वितीय चरण होगा, जो सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण माना जाता है। इस दौरान शनि पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र और रेवती नक्षत्रों के बीच से गोचर करते हुए जाएंगे। और चूंकि मीन राशि का स्वामी गुरु है, जल तत्व की राशि है, इसलिए इस गोचर का प्रभाव इस राशि के ऊपर विशेषकर आध्यात्मिकता, करियर, स्वास्थ्य, धन, विवाह और विदेश यात्रा जैसे विषयों पर विशेष रूप से रहेगा। अगर नक्षत्रों के हिसाब से हम समझें तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में शनि का गोचर 29 मार्च 2025 से 28 अप्रैल 2025, तदुपरांत 3 अक्टूबर 2025 से 20 जनवरी 2026 तक। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की पहले तारीखों की बात कर लेते हैं, तो 28 अप्रैल 2025 से 3 अक्टूबर 2025 तक, फिर 20 जनवरी 2026 से 17 मई 2026 तक, फिर 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027 तक। यह उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में देखे जाएंगे। फिर हम रेवती नक्षत्र की तारीखों की बात कर लेते हैं, तो रेवती नक्षत्र में शनिदेव 17 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 तक, फिर 8 फरवरी 2027 से 3 जून 2027 तक, और फिर 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028 तक दिखाई देंगे। हम यहाँ पर पहले चर्चा करेंगे करियर की। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातकों के करियर में इस वक्त अस्थिरता आ सकती है। जो लोग रिसर्च, ज्योतिष, रहस्यमय विद्याओं यानी ऑकल्ट की बात करते हैं, चिकित्सा या आईटी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उन्हें सफलता प्राप्त हो सकती है। जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी हैं या शासन से किसी प्रकार से जुड़कर कार्य कर रहे हैं, उनके स्थानांतरण, स्थान परिवर्तन या प्रमोशन के योग बन रहे हैं। यदि नौकरी में असंतोष है इस वक्त, तो बदलाव की संभावनाएं भी बनती है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की बात करेंगे, यह समय करियर में स्थिरता लाएगा। जो लोग बैंकिंग, इंजीनियरिंग, प्रशासनिक सेवाओं और अकाउंटिंग में हैं, उन्हें नई उपलब्धियां प्राप्त हो सकती हैं। जो लोग लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें इस समय में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। अन्य क्षेत्रों के जातकों के लिए कहीं ना कहीं समस्याएं भी दिखाई दे रही हैं। खास करके व्यवसायियों के लिए थोड़ी समस्याओं का समय यह हो सकता है। यहाँ रेवती नक्षत्र के जातकों की नौकरी में इस समय बदलाव, प्रमोशन या नए अवसरों के संकेत दिखाई दे रहे हैं।
लेकिन जो लोग खुद का व्यवसाय कर रहे हैं उन्हें आर्थिक मुनाफा तो हो सकता है, लेकिन संघर्ष बहुत अधिक बढ़ने की संभावनाएं भी दिख रही हैं। मीडिया, संचार, मार्केटिंग और रचनात्मक क्षेत्रों में कार्य कर रहे जातकों के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा। अन्य क्षेत्रों के जातकों के लिए यह समय कुछ चुनौतियां लेकर आ सकता है। अब प्रश्न आता है कि इस गोचर के दौरान धन की स्थिति कैसी रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण की। यहां इन जातकों को अचानक धन हानि की संभावनाएं बन रही है। शेयर बाजार और सट्टेबाजी में नुकसान हो सकता है, इसलिए बचने की कोशिश करें। और यदि किसी से उधार लिया हुआ है तो चुकाने में इस समय में विशेष परेशानियां आएंगी। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के धन की बात करें तो धीरे धीरे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यवसायियों को स्थिर लाभ मिलने लगेगा और यदि कहीं पैसा रुका हुआ है तो इस दौरान पैसा वापस प्राप्त हो सकता है। रेवती नक्षत्र के जातकों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। विदेश से धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल रहेगा। अन्य किसी प्रकार के निवेश से बचने की यहां सलाह दी जाती है। अब तीनों नक्षत्र के जातकों के ऊपर जो स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने वाला है उसको समझेंगे। तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातकों के लिए यह मानसिक तनाव की बात हो सकती है, चिंता की बात हो सकती है, अनिद्रा की समस्याएं आ सकती हैं। पैरों में, फेफड़ों में और स्नायु तंत्र से जुड़ी हुई समस्याएं हो सकती हैं। यानी अगर हम कहें कि नर्वस सिस्टम से जुड़ी हुई समस्याएं इन जातकों में देखी जा सकती हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों की बात करें तो जिन लोगों को कोई पुराना रोग है उसमें सुधार होने की संभावनाएं बन रही हैं। हड्डियों एवं जोड़ों में दर्द रह सकता है। ब्लड प्रेशर और हृदय संबंधित समस्याएं आ सकती हैं, इसलिए बचाव करें। रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए भी इस समय स्वास्थ्य में सुधार होने की संभावनाएं मिल रही हैं। खान पान पर नियंत्रण रखना आवश्यक है, अन्यथा पेट से संबंधित समस्याएं उभर सकती हैं। अब इन नक्षत्र के जातकों के विवाह या प्रेम संबंधों पर इस गोचर का प्रभाव किस प्रकार का पड़ने वाला है उसे समझेंगे। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थितियां बन रही हैं। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है। पारिवारिक सदस्यों के साथ भी मतभेद होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों की बात करेंगे तो वहां दूरियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों के संबंधों में स्थिरता आएगी। जो लोग विवाह की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके लिए यहां पर अच्छे योग दिखाई दे रहे हैं। रेवती नक्षत्र के जातकों के विवाह में देरी के योग जो हैं वह समाप्त होने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली इस नक्षत्र के जातकों के जीवन में आ सकती है। फिर हम बात करेंगे विदेश यात्रा की। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र चतुर्थ चरण विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं, लेकिन विलंब होने की संभावनाएं हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो लोग विदेश जाने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सफलता प्राप्त होगी और व्यापारियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। विदेश से संबंधित यदि बात करें तो विदेश में स्थायित्व की संभावनाएं बढ़ रही हैं। जो स्टूडेंट्स हैं जो विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं उन्हें अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र की बात करेंगे तो पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्मे हुए जातकों में जो इस वक्त विद्या ग्रहण कर रहे हैं उनके लिए यह समय कठिन हो सकता है। एकाग्रता में कमी आने के संकेत मिल रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के जातकों की बात करेंगे तो इस समय पर मेहनत का फल मिलने की संभावनाएं बन रही हैं और जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं उनके लिए यहां सफलता के बहुत अच्छे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। रेवती नक्षत्र के जातकों की बात करें तो उच्च शिक्षा के लिए यह समय बहुत अच्छा रहेगा। शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो सकती है। और यदि हम पूर्ण रूप से पूरी मीन राशि की बात करें, क्योंकि मीन राशि में यह द्वितीय चरण है 7.5 का, तो यहां पर कई जातकों के साथ में कुछ इस प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे नौकरी में अस्थिरता, मानसिक तनाव। व्यवसायियों के लिए कठिन समय रहेगा। धन हानि या साझेदारी की समस्याएं हो सकती हैं। यानी जो क्षेत्र हमने नक्षत्रों में छोड़ दिए हैं हम उसे यहां पर पूरी राशि के अनुसार समझ रहे हैं। इस राशि के जातकों के लिए सबसे पहली बात जो रहेगी वो धैर्य और सतर्कता की आवश्यकता होगी। किसी भी प्रकार के जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान दे सकते हैं। आय होगी लेकिन कई जातकों की आय कम और खर्च अधिक हो जाएंगे। ऋण लेने से बचना होगा, अन्यथा कर्ज का दबाव बढ़ सकता है। संपत्ति विवाद या धन के मामले उलझ सकते हैं।
स्वास्थ्य की बात करेंगे तो मानसिक तनाव, अनिद्रा, अवसाद जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गठिया, हड्डी और स्नायु तंत्र में समस्याएं आ सकती हैं। आंखों और त्वचा से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। रिश्तों की बात करेंगे तो रिश्तों में तनाव आ सकता है, वाद विवाद बढ़ सकता है। विवाह में देरी या जीवन साथी के साथ अनबन हो सकती है। यहां हमने जिस नक्षत्र के बारे में यह चर्चा की थी, आप उस नक्षत्र में इन चीजों को विशेष रूप से समझिएगा। परिवार में किसी बड़े सदस्य का स्वास्थ्य खराब हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा समय किसी किसी नक्षत्र में, किसी किसी चरण में कठिन हो सकता है। विदेश यात्रा के योग जो बन रहे हैं, कुछ चरणों में यह योग विलंब करवा सकते हैं। जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर मेहनत अधिक होगी, लेकिन सफलता के संकेत प्राप्त हो रहे हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में भी आपसे कहा कि इन गोचरों को सिर्फ और सिर्फ अपनी दशाओं के अनुसार समझें। यदि शनिदेव आपकी दशाओं में महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा में दिखाई दे रहे हैं, कहीं भी दिखाई दें, तो जितने दिन के लिए, जितने महीनों के लिए, जितने सालों के लिए दिखाई देंगे, उस जगह पर इन तारीखों के हिसाब से अपने गोचर के फल को समझिएगा। अन्यथा गोचर आपके जीवन में सिर्फ आया है और आकर चला जाएगा, आपके जीवन पर उसका कोई भी नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को प्राप्त नहीं होगा। कुछ विशेष क्षेत्रों में इस गोचर के दौरान मीन राशि के जातकों को सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव देखने को प्राप्त हो सकते हैं। जैसे हमने आध्यात्मिकता की बात की, तो आध्यात्मिकता में यह गोचर जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझाने वाला होगा। कार्यक्षेत्र की बात की तो कार्यक्षेत्र में धैर्य और मेहनत जरूरी है। कुछ नक्षत्र के या नक्षत्र चरण के जातकों को अच्छी सफलताएं मिलेंगी और वहीं पर उसी नक्षत्र के कुछ चरण के जातकों को असफलताएं बहुत बड़े लेवल पर देखने को मिल सकती है। धीरे धीरे आर्थिक सुधार होंगे। मीन राशि के जातकों के आर्थिक समस्याएं, आर्थिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं, इसलिए धीरे धीरे आर्थिक सुधार भी होंगे इस गोचर काल के दौरान। तो हम तीनों नक्षत्र के जातकों के लिए यहाँ उपायों की बात करेंगे। तो सबसे पहला उपाय यह है कि इस गोचर काल के दौरान शनि मंत्र का नित्य नियम से संध्या काल में जप करें। शनिवार को सरसों के तेल का दान करें, काले वस्त्रों का दान करें और काले कुत्ते को रोटी खिलाना भी आपके लिए शुभकर साबित होगा। शनिवार को किसी गरीब को भोजन कराना भी आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। जिन लोगों के विवाह अटके हुए हैं या वैवाहिक जीवन में समस्याएं आ रही हैं, उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। साथ ही साथ ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में जो जातक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उन्हें इस गोचर काल के दौरान भगवान गणेश जी की उपासना करनी चाहिए। खासकर बुधवार को गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और ओम बुम बुद्धाय नमः का मंत्र जप नित्य नियम से करें। ओम गंग गणपतये नमः का जप भी कर सकते हैं। इसके अलावा हम उपायों की बात करेंगे तो सबसे अच्छी बात यह है कि आम जन, गरीब जन, जो सामान्य व्यक्ति है, उसके साथ आपका व्यवहार अच्छा रखें। छल और कपट उस व्यक्ति के साथ ना करें, यानी किसी को ठगने की कोशिश ना करें, किसी को कष्ट पहुंचाने की कोशिश ना करें। यदि आप इस दौरान केवल अपने कर्मों को ही थोड़ा बदल लेते हैं, तब भी आपको शनिदेव के जो नकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहे हैं वह बहुत हद तक कम हो जाएंगे और आपको अच्छे सकारात्मक प्रभाव प्राप्त होने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यह समय थोड़ा सा धैर्य रखने का है, थोड़ा सा मेहनत करने का है। धैर्य, मेहनत और सकारात्मक सोच से आप इस गोचर काल के दौरान आने वाली जो भी परेशानियां हैं उनसे लड़ सकते हैं और उन्हें सकारात्मकताओं में भी परिवर्तित कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे द्वारा किया गया यह प्रस्तुतिकरण अच्छा लगा हो, आपको लगा हो कि हम कहीं ना कहीं गहराई तक छू पाने में सफल हैं, तो आपसे मेरा अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबा दें, ताकि आने वाले सभी ज्योतिष ज्ञान के जो वीडियो हम लेकर आ रहे हैं वह आप तक समय से प्राप्त हो सके। अगले वीडियो में हम मेष राशि के जातकों के लिए चर्चा करेंगे, जिनकी की शनि की 7.5 प्रारंभ हो चुकी है। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देने की आज्ञा चाहूंगा। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं कल्याणम्
आ